हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। जब इंसान सिर्फ एक ही जगह का होकर रह जाए और इर्द गिर्द के माहौल से रगबत रखना छोड़ दे तो सीखने का अमल भी रुक जाया करता है। इंसान की ज़िंदगी की डिक्शनरी बहुत महदूद होकर रह जाती है। वो कुछ भी नया नहीं सीखता, और जब वो कुछ नया सीखता है ही नहीं तो अपने साथ होने वाले चंद वाकयात की मंतक भी नहीं समझ पाता। वो अपने इर्द गिर्द के इलाकों के रस्म और रिवाज से भी नावाकिफ रहता है। रात के अंधेरे में 70 साला गुरुजी मेरा हाथ पकड़कर घर से निकले तो मेरा दिल धक से बैठ गया। मुझे परेशानी होने लगी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस सिमत लेकर जा रहे हैं और मेरे साथ क्या होने वाला है। वहां जाकर मेरे साथ कैसा सलूक होने वाला था, मैं इस मतलब कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे मेरी माँ ने इतना ही बताया था कि शादी से पहले मुझे पाक किया जाएगा, लेकिन किस तरह, इस बात से मैं बिल्कुल लाइल्म थी। और अब मुझे जाने किस तरफ ले जाया जा रहा था, कैसे पाक किया जाना था, मेरे इल्म में ये बात बिल्कुल नहीं थी। आज से पहले मेरी कई दोस्तों की भी शादियां हुई थी, लेकिन मैंने इस रस्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था। ना ही मेरी किसी सहेली ने मुझे बताया था और ना ही कभी किसी खानदान वालों ने। इस रस्म के बारे में मैंने पहली बार ही सुना था। मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि ये कैसी रस्म है, कहाँ की जाती है और कैसे इस रस्म को पूरा किया जाता है। और जब यही बात मैंने अपनी अम्मा से कही तो वो कहने लगी कि ये रस्म सारे सिख अदा नहीं करते, बल्कि कुछ खास खानदानों में अदा की जाती है। सिर्फ चंद खानदान ही इसे करते हैं और तुम्हारे ससुराल वाले इस वक्त तक तुम्हें रुखसत करवा कर नहीं ले जाएंगे जब तक तुम पाक होकर नहीं आओगी। रुखसती के लिए तुम्हें पहले पाक होना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें साथ ले जाएंगे। तुम्हारा पाक होना जरूरी है ताकि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी ठीक गुजर सके, तुम्हें बाद में कोई मसला ना पेश आए। अम्मा जी के कहने पर मैं 70 साला गुरु जी के साथ घर से निकल तो गई थी, लेकिन अब मुझे अजीब व गरीब वसवसे सता रहे थे। अजीब अजीब से खदशे सर उठा रहे थे कि गुरु जी मुझे कहाँ लेकर जाएंगे और मेरे साथ क्या करेंगे, कैसे इस रस्म को अदा करेंगे। अम्मा ने मेरी ज़रूरत का सामान भी रखवा दिया था ताकि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और इस वक्त मुझे पता चला था कि मैं एक रात के लिए नहीं, बल्कि कुछ रातों के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। मेरे वसवसे मजीद बढ़ने लगे और फिर गुरुजी मुझे एक ऐसी जगह लेकर पहुंचे कि जहां पहुंचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हो गई। मैं पहले जैसी ना रही थी। कभी कभी कुछ लम्हे ही इंसान को बदल देने के लिए काफी होते हैं। इंसान लम्हों में बदल जाता है, पहली शख्सियत कहीं खोकर रह जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी जिंदगी भी बहुत बदल चुकी थी। मुझे अपने घर वापस आए 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मेरा दिल जिंदा ही ना हो। मैं जीना भूल चुकी हूँ, बस खामोशी से एक कोने में बैठी रहती हूँ। किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहता। दिल में वीरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। और ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए आपको आखिर तक मेरी ये कहानी सुननी होगी। दुनिया भर में मुसलमान हो या फिर हिंदू, सिख, ईसाई, इनकी शादियों में कोई ना कोई रस्म की जाती है, जैसा कि जूता छुपाई, दूध पिलाई वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब रस्में शादी वाले दिन की जाती हैं, शादी से पहले नहीं। मगर सिख बिरादरी में कुछ घराने ऐसे हैं जहां शादी से पहले भी लड़कियों के साथ अजीबोगरीब रसूमात अदा की जाती हैं। हर घराने में तो नहीं, मगर चंद मखसूस खानदानों में ये रस्में जरूर अदा की जाती हैं। ये कहानी मेरी यानी मनप्रीत कौर की है, जिसे शादी से कुछ दिन पहले ही एक ऐसी रस्म के बारे में पता चला जो शादी से पहले सिख बरादरी के कुछ खास इलाकों या खानदानों में अदा की जाती है, ताकि लड़की अपने शौहर के साथ एक खुशगवार शादीशुदा जिंदगी का आगाज कर सके। और जब इसे इस रस्म को अदा करना पड़ा तो इसके साथ क्या हुआ, ये जानकर आप भी तंग रह जाएंगे। आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। मनप्रीत कब तक सोई पड़ी रहेगी। शादी तेरी है और तुझे कुछ खबर ही नहीं है, कोई होश भी है क्या तुझे। अम्मा जी की आवाज ने मेरे होश उड़ा दिए। वो बहुत ही ये गुस्से में मेरे सर पर खड़ी थी, मुझे मेरी लापरवाही पर सुना रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई, क्योंकि मेरी माँ का गुस्सा बहुत ही खराब था। जब इनको गुस्सा आता तो तब ही बुरा आता। और अपने घने बालों को समेटा तो अम्मा जी कहने लगी कि तेरे ससुराल वाले ये सब हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी से अपनी ये हरकतें सुधार ले, बाद में तेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। शादी से पहले हर रोज उठकर सुबह ही सुबह गुरुद्वारे जाया कर, वहां जाने से तेरा दिल पाक होगा।
ससुराल के नाम पर मैं चौंकी थी और फिर मैंने हंसकर अम्मा से कहा था, अम्मा, वहां तो अमरजीत जी होंगे ना? उनके होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वो मुझे कभी परेशानी का शिकार नहीं होने देंगे। मेरी बात पर अम्मा ने जोर से मेरे गालों पर चुटकी भरी और कहने लगी, हाँ, पसंद की शादी का यही तो फायदा है, जिसका तूने भरपूर फायदा उठाने का सोचा है। अम्मा मुझे जल्दी आने का कहकर खुद कमरे से निकल गई थी और मैं सोच रही थी कि एकतरफा पसंद की शादी का मैं खूब फायदा उठाऊंगी। अपनी हरकतें सीधी करने का ख्याल भी मेरे दिल को नहीं छुआ था। अमरजीत जी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने अपनी पसंद से ही मेरे साथ ये रिश्ता किया था। इसीलिए मैं इस बात पर बहुत इतराती और सबको यही कहती कि शादी के बाद मैं बहुत मज़े से रहूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी हरकतें ऐसी भी हुई तो मुझे बर्दाश्त कर लिया जाएगा। अब भी अम्मा मुझे बुलाकर गई तो मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा लेट गई और फिर जब उठकर नीचे गई तो अम्मा बहुत ही गुस्से में थी। कहने लगी कि आज से शादी की रस्में शुरू होंगी। ये सुनकर मैं हैरान हुई क्योंकि अभी तो रस्में शुरू होने में दिन थे। अम्मा आज ही ऐसी बात क्यों कर रही थी? अम्मा ने बड़ी अजीब बात कही जो मुझे कुछ हजम ना हुई। फिर अम्मा कहने लगी, लड़कियों की कुछ रस्में ऐसी होती हैं जिनका सरेआम तज़किरा नहीं किया जाता, लेकिन शादी से कुछ दिनों पहले इनकी अदायगी ज़रूरी होती है ताकि लड़की पाक हो जाए। इसके पाक होने के लिए इन रस्मों का अदा करना बहुत ज़रूरी होता है, वगरना रुखसती के कर्रे के साथ नहीं लेकर जाते। अम्मा जी की बात सुनकर मैंने हैरत से पूछा कि अम्मा जी, मैं नापाक कब हूँ जो मुझे पाक करने के लिए रस्म अदा की जाएगी? ये तो बड़ी अजीब सी रस्म है। अम्मा ने मुझे जूती दिखाई और कहने लगी कि ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, जो कहा जाए बस चुपचाप वही कर। ये सिलसिला हमारे बड़ों से चलता आ रहा है, इसीलिए ये रस्म अदा करनी जरूरी हो गई है। तुझे भी ये रस्म अदा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी शादी अमरजीत से होगी। शादी के नाम पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और इसीलिए जब पहली रस्म के बारे में मुझे पता चला कि जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, तो मैं फौरन से राजी हो गई। हाँ, अलबत्ता मुझे इस रस्म को अदा करने का तरीकाकार बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं तो ये तक नहीं जानती थी कि ये रस्म है कैसी। नाश्ता करने के बाद अम्मा ने कहा कि आज सारा दिन तुम अपने कमरे में रहो और फिर शाम के वक्त तुम्हें रस्म के लिए भेजा जाएगा। मैंने अम्मा से पूछा कि किस तरह की रस्म है और कहाँ भेजा जाएगा। मुझे तो अम्मा ने बताया कि बड़े गुरुजी के पास भेजा जाएगा। अम्मा की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई। मुझे लगा कि गुरुद्वारे जाना होगा और फिर वहां जाकर गुरुजी जो भी इबादत कहेंगे वो करनी होगी और इस तरह से ये रस्म अदा हो जाएगी। बचपन से आज तक मैं बहुत दफा गुरुद्वारे गई थी, इसीलिए मुझे ये बात अनोखी नहीं लगी, मामूल के मुताबिक ही लगी। हर मजहब में ही शादी से पहले अल्लाह को याद किया जाता है। हो सकता है कि हमारे पास भी ऐसी ही कोई खास रस्म हो जो अदा की जाती हो। ये सोचकर मैंने सारा दिन छोटी मोटी पैकिंग में गुजार दिया। अम्मा ने मुझे सामान पैक करने को कहा था। शायद पहले ही मेरी जरूरत का सामान मेरे ससुराल पहुंचा दिया जाना था। मैं सामान पैक करके फारिग हुई तो अमरजीत जी की कॉल आ गई। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया और पूछने लगे कि क्या कर रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं आज पाक होने की रस्म के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि इस रस्म को बहुत खुशदिली से अदा करना और बिल्कुल वैसा ही करना जैसा गुरुजी कहेंगे। वो जैसे कहें बस वैसे वैसे करती जाना। ये रस्म हमारी शादी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि शादी की पहली रात ही हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। जो लड़कियां ये रस्म अदा नहीं करती उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती और जो अदा करती हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरती है। शादी की पहली रात ही वो अपने शौहर का दिल जीत लेती हैं, उनकी पसंदीदा ठहरती हैं, शौहर के दिल पर राज करती हैं। इनका शौहर इनका बहुत ख्याल रखता है। अमरजीत की बात पर मैं बहुत हैरान हुई और कहा कि जिस रस्म के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इसके बारे में आप इतना कैसे जानते हैं? आपको इस रस्म का कैसे पता है इतना? और फिर उन्होंने बताया कि ये इनके खानदान की खास रस्म है जो शादी से पहले लाजमी अदा की जाती है, जबकि मेरे खानदान में इस रस्म को अदा करना ज़रूरी नहीं समझा जाता। शायद इसीलिए मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूमात भी नहीं है। और फिर मुझे पता चला कि ये रस्म मेरे ससुराल वालों के कहने पर ही की जा रही थी। वही चाहते थे कि मैं ये रस्म अदा करूं। कुछ देर तक वो मुझसे यूं ही बातें करते रहे और फिर ये कहकर फ़ोन रख दिया कि उन्हें ज़रूरी खरीदारी के लिए जाना है। शादी में बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं, बहुत सारी तैयारियां बाकी थी। वो हमारी शादी को लेकर बहुत ही खुश थे। खुश तो मैं भी थी, लेकिन मेरे दिल में अमरजीत के लिए वो जज्बात नहीं थे जो उनके दिल में थे। शायद इसीलिए हमारी खुशी में भी फ़र्क था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं इनकी मोहब्बत पर ही खुश थी, खुद इनसे मोहब्बत नहीं करती थी। मेरे दिल में अमरजीत के लिए कोई ख़ास एहसासात नहीं थे। और फिर जब शाम हुई तो अम्मा कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें गुरुजी के पास लेकर चलती हूँ। अम्मा ने मेरी अलमारी खोलकर कुछ सामान निकाला जो मैं देख ना सकी और फिर मुझसे कहने लगी कि तुम्हें ज़रूरी सामान पैक करने को कहा था ना, तुमने तैयार किया?
मैंने एक बैग की तरफ इशारा किया और कहा कि अम्मा, मैंने सारा ज़रूरी सामान इसमें रख लिया है। ये ससुराल भेजना होगा ना, इसीलिए आपने पैकिंग करने को कहा था ना। मेरी माँ ने इनकार में सर हिलाया और कहने लगी, इसे उठा लो, ये लेकर ही गुरुजी के पास जाना है। मैं हैरान हुई कि ये इतना सामान लेकर गुरुजी के पास क्यों जाऊंगी मैं? वहां किस वजह से लेकर जाना है? क्या मैं वहां रहने के लिए जा रही थी? मगर अम्मा ने किसी बात का जवाब ही नहीं दिया था। वो बहुत तेजी से कमरे से निकल गई थी। मैं भी जल्दी से बैग उठाए अम्मा के पीछे दौड़ पड़ी। अम्मा बहुत तेज तेज चल रही थी। गुरुजी का घर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। अम्मा जी मुझे सीधे इनके घर लेकर गईं। मैंने बड़ी अदब से 70 साला गुरुजी के आगे हाथ जोड़ दिए। अदब से झुकी। अम्मा के हाथ में एक थैला था। वो अम्मा ने गुरुजी की तरफ बढ़ाया और मुझे मेरे सामान के साथ इनके दरवाजे पर छोड़कर कहने लगी कि अब कुछ दिन के बाद तुमसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। ये सुनना था कि मैं हैरान हुई और अम्मा से पूछा कि मुझे कितने दिनों के लिए छोड़ रही है। यहाँ अम्मा मुस्कुराकर कहने लगी कि शादी से पहले तक तो तुम आ ही जाओगी। फिलहाल यहीं पे रहोगी और पाक होने की रस्म अदा करोगी। जब तुम ये रस्म अदा कर लोगी तो फिर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। अभी तुम सिर्फ इस रस्म पर ध्यान दो। अम्मा की बात सुनकर मैं घबरा गई थी, लेकिन हमेशा की तरह अम्मा मुझे छोड़कर खामोशी से ही वापस चली गई थी। गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और अपने घर के अंदर बुला लिया। गुरुजी अपने घर में तन्हा रहते थे। शायद इसीलिए मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मुझे घबराहट हो रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो एक बैग उठाकर लाए और कहने लगे, मनप्रीत, अब हमें आगे के लिए निकलना है। ये सुनकर मैं बौखला गई और पूछा कि अब हम कहाँ जाएंगे? वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, ज्यादा सवाल जवाब ना करो। शादी से पहले तुम्हारा पाक होना जरूरी है। बस इसी के लिए हमें कहीं जाना है। आगे के सफर के लिए निकलते हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी के सामने मैं ज्यादा सवाल जवाब करती, इसीलिए खामोशी से मैंने अपना बैग उठा लिया और फिर इनका बैग भी उठा लिया। उन्होंने इनकार किया और मुझसे अपना बैग लेने लगे। लेकिन ये बात मुझे गवारा नहीं थी कि मेरे होते हुए गुरुजी इस उम्र में सामान उठाए और फिर हम दोनों को घर से निकल पड़े। हैरत तो मुझे इस वक्त हुई जब गुरुजी मुझे लेकर एक ट्रेन में बैठ गए और कुछ ही देर में ट्रेन ने सरहद पार कर ली। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमने तो अपना वतन ही छोड़ दिया था। हम भारत से पाकिस्तान पहुंच गए थे। गुरुजी मुझे यहाँ क्यों लाए थे? हमारा यहाँ क्या काम था और इस रस्म को क्या अदा करना था यहाँ आकर? मेरी माँ ने जो थैली इन्हें दी थी उसमें जो कागजात थे वो सरहद पर काम आए थे और इन्हीं कागजात के जरिए मैं पाकिस्तान पहुंची थी। मुझे तो पता ही नहीं चला था कि कब मेरी माँ ने ये सारा काम कर लिया था। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने सोचा तक नहीं था कि मुझे इस रस्म को अदा करने के लिए यहाँ तक भी आना पड़ेगा। कुछ घंटों के सफर के बाद हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था और ट्रेन उतरते ही गुरुजी मुझे लेकर एक बस में सवार हो गए थे और मैं जान गई थी कि ये हमारी मंजिल कहाँ है। लेकिन मुझे ये किस तरह पाक किया जाना था और ये अमल क्यों होना था, इस बात से मैं बिल्कुल गाफिल थी। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। और फिर बस से उतरते ही मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ। इसे देखकर कहीं रखा हुआ है, मैंने देखा। हम ननकाना साहब गुरुद्वारे पहुंच चुके थे, लेकिन मेरी नजर इस लड़के पर जमी हुई थी। गुरुजी तो यहाँ आकर बिल्कुल ही अपने आप में खो गए थे। मैं इनके पीछे पीछे चल पड़ी थी कि जब ही वो लड़का मुझे एक जगह रुकता हुआ नजर आया और मैं भी मौका देखकर उसके पीछे रुक गई। उसने भी मेरी नजरों को महसूस किया था, इसीलिए फारिग सलाम करके पूछने लगा कि आप कौन हैं। उसका सलाम सुनते ही मैं समझ गई कि वो मुसलमान है। मैंने हाथ जोड़े और उसे बताया कि मैं मनप्रीत कौर हूँ और भारतीय पंजाब से आई हूँ। ये सुनकर वो बड़े अदब से कहने लगा कि आपको हमारे वतन में खुशामदीद। मैंने उसे 2-4 सवाल पूछे जो बस बिला मकसद ही थे, लेकिन वो बहुत ही नरमी और मोहब्बत से जवाब देता चला गया। उसके अंदाज में मेरा दिल बेचैन कर दिया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं इसे सालों से जानती हूँ, बहुत पहले से शनासाई रही हो। इसकी बातों में मेरा दिल लुभा रही थी। दिल चाह रहा था मैं खामोशी से सिर्फ इसी को सुनती रहूं, इसी को देखती रहूं, इससे पहले कि मैं इससे मजीद कोई बातचीत कर पाती। गुरुजी ने मुझे आवाज देकर बुला लिया। वो लड़का मुझसे इजाजत लेकर आगे बढ़ गया और मुझे पता चला कि वो यहाँ का टूर गाइड है जो भारत से आने वाले सिख यात्रियों को यहाँ के दूसरे मकामात की सैर करवाता है, इनको रहनुमाई देता है। मैं गुरुजी के पास पहुंची तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, गुरु नानक को सजदा करो। हम यहाँ एक बड़ा मकसद लेकर आए हैं और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी इसी से अच्छी गुजरेगी। तुम्हारी जिंदगी में सुकून की फिजा कायम रहेगी। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने शौहर के लिए मुखलिस रहोगी। मैंने गुरु नानक को सजदा किया और बहुत सारी दुआएं भी मांगी। वो कहने लगे कि हमें रात यहीं गुजारनी है। मैंने इनसे कुछ देर की मोहलत मांगी और कहा कि मैं कुछ देर बाहर जाना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे इजाजत दे दी और मैं वापस दौड़ती हुई इस लड़के की तलाश में यहाँ वहाँ निगाहें दौड़ाने लगी। और फिर एक जगह वो मुझे कुछ सिख यात्रियों के साथ नजर आया। मैं फौरन उसके पास गई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसका नाम अहमद था। वो कहने लगा, क्या आप भी यहाँ की सैर करना चाहती हैं? बताएं क्या? मैंने फौरन कहा, हाँ,
हालांकि मेरा मकसद सैर करना नहीं था, बल्कि मैं इसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, कुछ देर इसके साथ बातें करना चाहती थी। वो कहने लगा कि मैं कल आपको अपने साथ ले जाऊंगा। आप कितने दिन के लिए यहाँ आई हैं? मैंने कहा, ये तो मैं नहीं जानती, अलबत्ता मेरे गुरुजी मेरे साथ आए हैं, वो मुझे पाक करने के लिए यहाँ लाए हैं। ये सुनकर उस लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। उसके चेहरे के तासुरात फौरन से बदले थे। वो कहने लगा, इसका मतलब है कि आपकी शादी होने वाली है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई कि उसे इस बात का मतलब इल्म था कि पाक होने का मतलब क्या होता है, जबकि सिख होने के बावजूद भी मैं खुद इस बात से लाइम थी। मुझे इस रस्म के मुतालिक सिरे से मालूम ही नहीं था। मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो मुंह फेर गया, जैसे उसे इस बात से बुरा लगा हो। मैंने पूछा कि यहाँ पाक करने का कोई खास तरीका होता है क्या? वो कहने लगा, हाँ है तरीका, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आखिर को आप अपने 70 साला गुरुजी के साथ आई हैं। वो बहुत ही पुराने गुरु हैं और कई लड़कियों को यहाँ ला चुके हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरी वाकफियत है काफी इनसे। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो आपको यहाँ क्यों लाई होंगी। ये कहते ही वो उदास नजर आने लगा। उसके चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। मैंने गुरुजी से थोड़ी देर की मोहलत ली थी, इसलिए उससे कहा कि तुम मुझे सुबह यहीं मिलना, और खुद वापस गुरुजी के पास पहुंच गई। रात गहरी होने लगी थी। गुरुजी ने मुझे देखा तो हाथ पकड़कर ग्रंथी के पास ले गए और कहने लगे कि मैं इसे पाक करवाने के लिए लाया हूँ। गुरुजी के लहजे में बहुत ही अदब था। ग्रंथी इस गुरु नानक जी के गुरुद्वारे का बड़ा था। उसने भी मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा कि चलो मेरे साथ, और फिर मुझे वहां बने एक खास कमरे में ले गया और वहां ले जाकर बिठा दिया। सामने ही चौकी पर गुरु ग्रंथ साहब रखी हुई थी। ये हमारी मुकद्दस किताब है। इसीलिए मेरी नजरें अदब से झुक गईं और फिर ग्रंथी ने मुझे वो किताब पढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने अब तक ये किताब बहुत दफा पढ़ी थी, लेकिन ग्रंथी के पढ़ाने का अंदाज अलग था। बहुत खूबसूरती से वो इस किताब को पढ़ रहे थे। सारी रात वो मुझे इस किताब के कुछ पाप पढ़ाते रहे, जिसने मुझ पर शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बहुत सी बातें खोल दी थी, और मैं जान गई थी कि शादीशुदा जिंदगी को मुझे किस तरह गुजारना होगा। हर अकीदे की तरह हमारे अकीदे में भी शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ खास अहकामात थे, कुछ अहम असूल थे, कुछ ज़ाब्ते थे। सारी रात यूं ही गुजर गई, पता भी नहीं चला। और फिर वो मुझे कहने लगे कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छी तरह निभाना, कोई कोताही मत करना। उन्होंने मेरी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत सारी दुआएं दी और मैं बाहर निकल आई। गुरुजी मुझे देखकर कहने लगे कि अब तुम पाक हो गई हो, अगर चाहो तो कुछ दिन यहाँ की सैर कर सकती हो और फिर हम वापस चलेंगे, क्योंकि तुम्हारी शादी में अभी हफ्ता बाकी है। काफी वक्त है, आराम से सैर कर लो यहाँ की। मुझे अहमद की तलाश थी। मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, क्योंकि मेरा दिल उसी के लिए बेचैन था। इसीलिए मैंने यहाँ रुकने के लिए हामी भरी। मैंने गुरुजी से कहा कि मैं एक टूर गाइड के इर्द गिर्द की जगह देखना चाहती हूँ, क्या आप भी चलेंगे? वो कहने लगे, नहीं, मैं इतनी बड़ी जगह पर बहुत दफा आया, मैं तो यहीं क्याम करूंगा, तुम घूम फिर कर वापस आ जाओ। और फिर मुझे अहमद नजर आ गया। मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और गुरुजी से कहा कि ये टूर गाइड है, मैं इसके साथ ही इर्द गिर्द के मकामात देख कर आती हूँ। गुरुजी ने मुझे इजाजत दी और खुद वापस गुरुद्वारे में दाखिल हो गए थे। मैं अहमद के साथ साथ चल पड़ी। वो मुझे लेकर दूर एक खाली जगह पर आ गया। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इतने हसीन नज़ारे देखकर मबहूत होने लगी थी। मुझे वो जगह बहुत पसंद आई थी और उस पर अहमद के साथ ने इस मंजर को और भी खूबसूरत बना दिया था। कुछ देर में दूर दराज इलाकों को देखने के बाद अहमद का चेहरा तकने लगी तो वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने अहमद से कहा कि पहली ही नज़र में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ। वो धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, यही महसूस हुआ था मुझे। फिर वह पूछने लगा, क्या आप पाक हो गई हैं? उसकी बात सुनकर मैं चौंकी और उसे बताया कि मैं रात ग्रंथी साहब के साथ थी, उन्होंने मुझे कुछ पाप पढ़ाए हैं। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा कि आपको मालूम है कि ऐसा क्यों किया गया है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो कहने लगा, क्योंकि सिखों में औरतों की दूसरी शादी नहीं होती। अगर आप अपनी शादी नहीं निभा सकी और आपकी तलाक हो गई तो आपको सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारना होगी। इसीलिए यहाँ लाकर आपको ये बताया गया है कि शादीशुदा जिंदगी को किस तरह निभाना है, कैसे अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारना है, शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारियां कैसे निभानी है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। ये बात मुझे मालूम नहीं थी, क्योंकि दूर दूर तक मेरे खानदान में किसी की तलाक नहीं हुई थी। मेरे मौसा जी बहुत जालिम थे, लेकिन फिर भी मेरी मासी इन्हीं के साथ जिंदगी गुजार रही थी और मैंने कभी इनके मुंह से तलाक जैसा लफ्ज नहीं सुना था। फिर जब मैंने अपने जहन पर जोर दिया तो मुझे लगा कि शायद अहमद ठीक ही कह रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे घर में कभी किसी की शादी को तोड़ने की बात नहीं की गई थी, चाहे फिर इस शादी में कितनी ही खराबियां क्यों ना हो। फिर भी इन्हें हर सूरत निभाया जाता था। अब मुझे समझ आ गया था कि इस अमल को पाक करने का नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि मेरे दिल में ये बात डाली गई थी कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने शौहर के साथ निभाना होगा। और इसी तरह मेरी शादीशुदा जिंदगी को लड़ाई झगड़ों से पाक करने की कोशिश की गई थी। मुझे एक तरीकाकार समझाया गया था। अहमद कहने लगा, अगर तुम्हारा शौहर अच्छा इंसान ना निकला तो क्या करोगी? क्या ग्रंथी की बात पर अमल करोगी और अपनी शादी को निभाने की कोशिश करोगी?
क्या सारी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुज़ार दोगी, जो तुम्हें पसंद ही नहीं होगा? न जाने उसने किस तनाज़ुर में ये बात कही थी, लेकिन मेरे दिल में आग जल उठी थी, क्योंकि अब मेरे दिल को अहमद भा चुका था। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। उसकी बातों ने मेरा दिल मोह लिया था। अमरजीत मुझसे मोहब्बत की शादी ज़रूर कर रहा था, लेकिन मैंने खुद कभी उसके लिए मोहब्बत का जज़्बा महसूस नहीं किया था। मगर अहमद के लिए तो मेरे दिल में बाकायदा मोहब्बत के जज़्बात फूट पड़े थे। पहली बार में ही उसकी असीर हो चुकी थी। मेरी आँखों में आँसू झिलमिलाने लगे थे। मैंने धीरे से उसे उसका नाम लेकर पुकारा, तो वो भी खामोशी से मेरा चेहरा तकने लगा। और एक पल के लिए मुझे महसूस हुआ जैसे वो भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। कुछ देर हम दोनों ने यूं ही खामोशी से एक जगह पर गुजार दिए, और फिर मैं वापसी के लिए चल आई थी। मैं अमरजीत के साथ जुड़ी हुई थी, इसीलिए अहमद के साथ ना ही कोई वादा कर सकती थी और ना ही अपने जज्बात का इजहार। मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था। और इससे भी ज्यादा बड़ी मुश्किल ये थी कि हम दोनों के मजहब अलहदा थे। अगर मैं अहमद की तरफ कदम बढ़ाती तो मुझे अपना मजहब भी छोड़ना पड़ता, क्योंकि अहमद मुसलमान था। वो कभी एक सिख लड़की को कबूल ना करता, कभी एक सिख लड़की से शादी ना करता। 2 दिन मैंने और गुजारे और पाकिस्तान की बहुत सी और खूबसूरत जगहों को देख लिया, जो ननकाना साहब के करीब थे। मुझे पाकिस्तान और इसके लोग बहुत पसंद आए थे। हर किसी ने हमें बहुत इज्जत दी थी। और फिर वापसी का वक्त आया, तो मैं बस में सवार होते हुए अहमद की तरफ देखने लगी। वो दूर खड़ा खामोशी से मुझे देख रहा था, और उसकी आंखों में मुझे आंसू दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही कुछ आंसू मेरी आंखों में भी थे, क्योंकि अब मैं कभी अहमद से मिलने वाली नहीं थी। ये एक ऐसी अधूरी मुलाकात और अधूरी मोहब्बत थी, जिसे सारी जिंदगी मेरे दिल में कसक बन के रहना था। गुरुजी मुझे वापस लेकर घर पहुंच गए थे। मेरी माँ बहुत खुश थी कि मैं गुरुद्वारे जाकर पाक होकर आई हूँ। मेरे ससुराल वालों को भी ये बात बता दी गई थी कि मैं ननकाना साहब गई थी। हर कोई मेरी खुशबख्ती पर बड़ा खुश था, लेकिन मैं अपना दिल वहीं छोड़ आई थी। मेरा दिल वहीं रह गया था। 2 दिन बाद मेरी और अमरजीत की शादी है, लेकिन मेरा दिल जैसे इस शादी पर खुश नहीं। मैं ननकाना साहब जाकर पाक तो हो गई हूँ, लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया है। मेरा दिल बहुत बेचैन है। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि मुझे अहमद से अपने जज्बात का इजहार कर देना चाहिए था। और कभी मैं सोचती हूँ कि कुछ मोहब्बतें खामोशी बेहतर होती हैं। मैं नहीं जानती कि अब अमरजीत के साथ मेरी आने वाली ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस शादीशुदा ज़िंदगी को निभाना ही होगा, क्योंकि तलाक का कोई तसव्वुर हमारी सिख बरादरी में नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते को निभाना है। क्या आप लोग जानते हैं कि सिख बरादरी में जिस औरत को तलाक हो जाए, उसकी दोबारा शादी मुमकिन नहीं होती? कोई भी मर्द उसे शादी करने को तैयार नहीं होता, और ऐसी औरत खुद को भी अच्छा नहीं समझती। वो अपने आप को एक इस्तेमालशुदा सामान समझती है। क्या इससे पहले कभी आपने सिख बरादरी की इस रस्म के बारे में पढ़ा है? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर बताइएगा, क्या सारी ज़िंदगी एक नापसंदीदा शख्स के साथ जुड़कर रहना खुद पर ज़ुल्म नहीं है? क्या सब कुछ खामोशी से अपनी ज़ात पर बर्दाश्त करते रहना अक्लमंदी की बात है?